ये जमीन बनी इसराइल को दी गई है, इसलिए ये सिर्फ याकूब की नस्ल का हक है, ना कि इस्माइल की। इसी सोच के तहत फलस्तीन, लबनान, शाम, इराक और मिस्र का बड़ा हिस्सा इसराइल की विरासती जमीन समझा जाता है। यह सिर्फ एक ख्वाब या नजरिया नहीं, बल्कि एक बाकायदा मंसूबा है। इसराइल के दाएं बाजू की सियासत दहाइयों से इसी ख्याल के गिर्द घूमती है कि इसराइल की सरहदें नील से लेकर दरियाए फिरात तक फैलाई जाएं। यह एक मजहबी, नस्ली और नौ आबादियाती नजरिया है, जिसका मकसद पूरे मशरिक़ वुस्ता पर इसराइली बालादस्ती कायम करना है, चाहे उसके लिए कितने ही मुल्क तबाह करने पड़े। ग्रेटर इसराइल का यह मंसूबा नया नहीं है। थियोडोर हर्जल से लेकर मौजूदा दाएं बाजू के लीडरों तक सभी ने इसे एक मुकद्दस मकसद के तौर पर पेश किया है। नाज़रीन, 1996 में अमेरिकी न्यू कॉन्स की एक रिपोर्ट आ क्लीन ब्रेक के नाम से शाया हुई, जो नेतन्याहू की हुकूमत के लिए एक पॉलिसी गाइड थी। इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया था कि फलस्तीनियों को ना जमीन दी जाएगी, ना रियासत। और आज जो कुछ गजा में हो रहा है वो इसी मंसूबे का तसलसल है। ना सिर्फ गजा बल्कि मगरबी किनारे में भी इसराइल मुकम्मल मुहासरा किए बैठा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हो या बैनुल-अक़वामी कानून की धज्जियां, इसराइल हर हद पार कर रहा है और दुनिया सिर्फ मजम्मत तक महदूद है। इसी मंसूबे का दूसरा अहम हिस्सा यह है कि इसराइल इतना ताकतवर हो जाए कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। और वाकई आज इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं। वो जिस मुल्क पर चाहे बमबारी कर दे, जितने चाहे गैर कानूनी सेटलमेंट बना ले, कोई उसे सजा नहीं दे सकता। तीसरी हिकमत अमली यह है कि इसराइल के तमाम दुश्मनों को कमजोर किया जाए। इराक, शाम, लबनान, ये तमाम मुमालिक ग्रेटर इसराइल के रास्ते में रुकावट समझे जाते हैं। इसीलिए इन मुमालिक में खाना जंगी, बदअमनी और दहशतगर्दी को फरोग दिया गया। सद्दाम हुसैन को हटाने के पीछे भी यही सोच थी कि अगर वो चला जाए तो पूरा खित्ता इसराइल के लिए महफूज हो जाएगा। इसराइल की पॉलिसी हमेशा दो रुखी रही है। एक तरफ गाजर यानी इमदाद, दूसरी तरफ छड़ी यानी जंग। मिस्र और उर्दन जैसे ममालिक को अमरीकी इमदाद के जरिए खामोश रखा गया, जबकि फलस्तीन, लबनान, शाम, ईरान और इराक जैसे ममालिक को तबाही का निशाना बनाया गया। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि अगर मिस्र और उर्दन ने गजा के मुहाजिरीन को कबूल ना किया तो उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। नेतन्याहू हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही शाम में बशार अल असद की हुकूमत कमजोर हुई, इसराइल ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी, जनूबी शाम में कब्जा किया और दमिश्क के करीब तक जा पहुंचा। और हालिया दिनों में उसने अपनी फौजें मजीद शाम में दाखिल कर दी हैं ताकि ईरान के करीब जाकर अपने दिफाई निज़ाम नस्ब कर सके। अब आते हैं ईरान पर हालिया हमले की तरफ, जो जून 2025 में बगैर किसी फौरी खतरे के किया गया। इसराइल हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाना बनाता आया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह हमले सिर्फ इसराइली तसल्लुत को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। नेतन्याहू 30 सालों से दावा कर रहा है कि ईरान 6 माह में एटम बम बना लेगा, लेकिन आज तक ईरान ने कोई बम नहीं बनाया। मगर यह प्रोपेगेंडा मुसलसल जारी है ताकि आलमी राय आमा को ईरान के खिलाफ किया जा सके। इसी मंसूबे का एक और पहलू यह है कि इसराइल खुद महाज पर नहीं लड़ता, बल्कि अमेरिका जैसे इत्तेहादियों को आगे कर देता है। अमेरिका इस पूरे एजेंडे का माली, अस्करी और सिफारती सहारा बनता है। नेतन्याहू ने बड़ी चालाकी से अमेरिका को इस्तेमाल किया ताकि खित्ते में इसराइली तसल्लुत कायम किया जा सके, और इस दौरान इसराइल ने खुद को हमेशा बचा कर रखा। यह मंसूबा सिर्फ जंगों और हमलों का नहीं, बल्कि एक गहरी हिकमत अमली का है, जो कदम ब कदम मशरिक़ वुस्ता को इसराइली असर रसूख के नीचे ला रही है। हर बार कोई मुल्क तबाह होता है, कोई हुकूमत गिरती है, और नेतन्याहू सामने आकर अवाम से हमदर्दी का ड्रामा करता है। लेकिन अगली बार जब आप नेतन्याहू को किसी मुल्क के बहादुर अवाम से खिताब करते हुए सुने, तो याद रखें कि यह खिताब अमन का नहीं बल्कि तबाही का पेश खैमा होता है। यह आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सिर्फ फलस्तीन का नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता का जनाजा निकालने का मंसूबा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस सब पर अरब दुनिया की खामोशी और मगरबी दुनिया की बेहिसी आज भी कायम है। ईरान के बहादुर अवाम से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि हमारी जंग तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी हुकूमत से है। यह जुमला सुनने में आपको मानूस लगे, क्योंकि नेतन्याहू यह बात सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि लबनान और अब गजा के आवाम से भी कर चुका है।
वो हर बार यही दावा करता है कि इसराइल की जंग किसी आम शहरी से नहीं बल्कि दहशतगर्दों से है। वो खुद को एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश करता है, जैसे वो उन इलाकों को जुल्म से बचा रहा हो। लेकिन असल हकीकत यह है कि यह सब एक प्रोपेगेंडा है, एक जहनी जंग जिसका मकसद लोगों को खौफजदा करना, उनके हौसले पस्त करना और उन्हें अपनी हुकूमतों के खिलाफ उकसाना है। गजा के आवाम से मुखातिब होकर नेतन्याहू कहता है कि अपने घरों को छोड़ दो क्योंकि हमास चाहती है कि तुम मर जाओ। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई उसे आवाम की जानों की परवाह है तो फिर वो बमबारी क्यों करता है, शहरियों को क्यों निशाना बनाता है? असल में हर बार जब इसराइल कोई हमला करता है तो वो इससे पहले दुनिया को एक पैगाम देता है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बमबारियों में बच्चे, औरतें और आम शहरी सब शहीद होते हैं। नेतन्याहू का हर खिताब सिर्फ अरब अवाम को मुतासिर करने के लिए नहीं होता, बल्कि वो मगरिब को भी दिखाना चाहता है कि वो एक मुहज़्ज़िब लीडर है जो इंसानियत की कदर करता है। वो अमरीकी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन लॉबी को दिखाना चाहता है कि वो पेशगी वार्निंग देता है, लिहाजा इन हलाकतों का जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वाकई अमन चाहता है तो ये तबाही क्यों फैला रहा है? आखिर में हमें ये बात खुले दिल से तस्लीम करनी होगी कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा सिर्फ एक जोग्राफियाई तौसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मुसलसल जारी तबाहकुन हिकमत अमली है जो पूरे मशरिक़ वस्ता के अमन, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी है। नेतन्याहू की तकरीरें चाहे वो ईरान के अवाम के लिए हों या गजा के बच्चों के नाम, दरहकीकत एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। वो एजेंडा जिसमें मजलूम अवाम की हमदर्दी समेटकर उनके ही घरों को मलबे में बदल दिया जाता है। इस सब के बावजूद अरब दुनिया की खामोशी और मगरबी ममालिक की सियासी मुनाफकत इस मंसूबे को मजीद तकवीत दे रही है। लेकिन वक्त आ गया है कि दुनिया इस प्रोपेगेंडे को पहचाने, सच को बेनकाब करे और मजलूमों के साथ खड़े होकर एक ऐसा बयानिया तश्कील दे जो अमन, बराबरी और इंसानी वक़ार पर मबनी हो, ना कि ताकत, कब्जे और खून रेजी पर। मशरिक़ वस्ता के अवाम को मजीद टुकड़ों में बांटने के बजाय अब दुनिया को उन्हें जोड़ने का वक्त है, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये आग सब कुछ राख कर देगी। नाज़रीन, हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा और हमें बोलना होगा, क्योंकि ये जो आग है ये और मासूमों की जाने लेगी। हमारा मसला ये है कि हम खुद कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सोचें और सिर्फ बोलें और ये इकदाम कोई और करे, बल्कि हम अब बोलना भी नहीं चाहते। हम सिर्फ बुराई को सोच कर कह देते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, ये बुराई हो रही है। और हमारी उम्मीदें भी उन लोगों से हैं जिनका हमें पता है कि वो नहीं करेंगे कुछ, यानी अमेरिका से या और ऐसे यूरोपियन ममालिक से जो ताकत रखते हैं। और हमें लगता है कि वो ताकत रखते हैं तो शायद जालिम के खिलाफ लड़ेंगे या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब एक गठजोड़ है जो कि जालिमों के साथ है, मजलूम के साथ कोई भी नहीं है। ये आवाजें तन्हा हैं। इन तन्हा आवाजों में जान डालने के लिए हमें बोलना होगा। एटलीस्ट हम बोल तो सकते हैं ना। हम अगर और कोई इख्तियार नहीं रखते तो हम उनकी हिमायत तो कर सकते हैं। और वो हिमायत, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे बोलने से या सोशल मीडिया पर मेरे लिखने से या मेरे व्लॉग से या ट्विटर पर एक ट्रेंड बनाने से या फेसबुक या यूट्यूब पर एक ट्रेंड बनाने से मैं क्या ही कर लूँगा, तो अगर ये हर कोई सोचकर खामोश हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक शख्स भी इस कैंपेन को, जब तक ये जुल्म जारी है, उसके खिलाफ बोलता रहेगा, तो उस अकेले शख्स के साथ भी लोग मिलते रहेंगे और वो काफिले बनते रहेंगे और ये एक तवाना आवाज़ कहीं ना कहीं ज़रूर असर दिखाएगी। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।